हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत कर रहे होंगे। आज फिर आप लोगों के सामने दोस्तों एक नए टेस्ट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज भी मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो देखिए सुचालक क्या होते हैं दोस्तों, वे होते हैं जो जिनसे क्या होती है विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाए प्रवाहित हो जाए। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक बोलते हैं। देखिए सुचालक क्या चालक कर सकते हैं। चालक कौन होते हैं दोस्तों, चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना अधिक होता है वे सबसे अच्छा चालक कहलाता है। तो अगर बात करें सबसे अच्छे चालक की दोस्तों, तो सबसे अच्छे चालक में जो आता है दोस्तों, जो आपका क्या है दोस्तों, चांदी है। ये चांदी क्या है, ऊष्मा का जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। ठीक है, देखिए तो अगर आपसे इसमें पूछा है कि इसमें कौन विद्युत का सुचालक है, तो आपको जो ग्रेफाइट है दोस्तों, देखिए साधारणतः सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं सब क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है ज़्यादा होता है। तो कुछ अर्धचालक होता है दोस्तों, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। ठीक है, और जर्मेनियम हो गया, ये भी क्या है, एक अर्धचालक है। तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर आप उसको एक्स्ट्रा क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी चालकता क्या होती है बढ़ जाती है, यानी वो क्या होते हैं चालक का काम करने लगते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि जो चालक होते हैं उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। याद रखिएगा धारा का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त, देखिए कोई भी पदार्थ होता है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो जो आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसमें क्या होते हैं, नाभिक होता है, और नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नाभिक के जितने करीब होते हैं उस पर जो नाभिक, देखिए जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। तो आपको पता है जब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक बल काम करता है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको प्रोटॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, यानी नाभिक अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह इसका चक्कर लगाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन जितने करीब होंगे उसे प्रोटॉन मतलब नाभिक उतने तेज खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे नाभिक उसको उतना कम बल से खींचेगा। यानी वे इलेक्ट्रॉन जिस पे नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाकी यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर ग्रेफाइट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हीरा क्या है, देखिए जो आपके कार्बन है, कार्बन के 3 अपरूपक पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, उसमें आपका जो है ग्रेफाइट एक हो गया, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक है। एक कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूपक है। हीरा की बात करें तो ये हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूपक है, और एक होता है फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन ये भी क्या है, कार्बन का अपरूपक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन कार्बन की अपरूपक है। तो सबसे यहाँ पर कठोर पदार्थ की बात करें तो कौन सा होता है, हीरा होता है। और इसको याद रखेंगे, इतने भी क्वेश्चन यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर बात करें आप अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, अगर अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूपक है। देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था दोस्तों, तो देखिए क्या हो गया, आपका हीरा हो गया, हीरा हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फिर ग्रेफाइट। ये तीनों क्या है, कार्बन के क्या है, अपरूप है। देखिए अपरूप क्या होते हैं दोस्तों, जैसे
किसी पदार्थ के कितने रूप होते हैं, यानी कार्बन के देखिए 3 रूप हैं। तीनों को क्या बोलते हैं, कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन का हीरा भी कार्बन का एक रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का एक रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है। तो एक क्या है भाई, एक कार्बन की ही एक प्रकार है, तो इसे क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। कोई पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है वे उसका क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, अब बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपसे पूछेगा कि पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इसमें आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कौन से अधातु की बात का है, तो यहाँ पर आप देखें तो पारा भी क्या है, एक धातु है। ठीक है, पारा भी क्या आपका एक धातु है, फिर एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है, फिर आपका तांबा भी क्या है, कापर भी एक धातु है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, धातु है। अगर बात करें पारा, पारा का मतलब होता है, इसका जो संकेत है दोस्तों क्या है, पीवी। क्या है संकेत इसका, क्या हो गया, पीवी हो गया। फिर अगर बात करें एल्युमिनियम, तो इसका संकेत क्या है दोस्तों, एल है। फिर बात करें अगर तांबा का, तो इसको आप बोलते हैं आप कापर। ठीक है, तांबा को क्या कहते हैं, कापर कहते हैं। अगर कापर के परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है 29 होता है। एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये आपका 13 होता है। अगर आप बात करें पीवी यानी लेड की बात करें, तो लेड का जो परमाणु क्रमांक होता है 82। ठीक है, क्या होता है, 82। अब ब्रोमीन एक क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, और ब्रोमीन ही सिर्फ क्या है, एक अधातु है। तो ब्रोमीन ही जो ऐसा है दोस्तों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर बात करें ब्रोमीन की, तो अगर आप देखेंगे ब्रोमीन के परमाणु क्रमांक की, तो जो ब्रोमीन का संकेत होता है वो क्या होता है, Br होता है। और ब्रोमीन का संकेत क्या है, Br। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 35 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक अधातु है। तो देखिए सामान्यतः जितने भी गैस होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और जितने भी धातु होते हैं, जितने भी ठोस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लगभग धातु होते हैं। ठीक है, जो गैस होते हैं वो क्या होता है, धातु। जितने भी ठोस होते हैं लगभग ये धातु होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो कमरे के ताप पर ये जो धातु है ये क्या पाया था, द्रव के अवस्था में पाया जाता है। जो पारा है एक धातु है। देखिए यहाँ तो अधातु पूछा है, तो पूछेगा कौन सा धातु ये क्या होगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप जो आंसर देंगे वहां पर क्या देंगे, पारा। तो देखिए आपसे पूछेगा थर्मामीटर में जो चमकीला पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो पारा होता है। कौन सा अधातु जो है पहले थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता था, तो जो ब्रोमीन है दोस्तों, इसी को हम पहले थर्मामीटर में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। और इसका जो ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का जगह इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है, ताम्र और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे आप। तो अगर देखें आप, तो सबसे पहले बात अगर इसके जो सोल्डर यहाँ पर है, क्या है, सोल्डर जो किससे बना हुआ है दोस्तों, तो ये आपका टीन और लेड से मिलकर बना हुआ है, यानी लेड और टीन से मिलकर बना हुआ क्या, सोल्डर बना हुआ है। लेड और टीन से जो मिलकर बना हुआ है दोस्तों वो क्या बना है, सोल्डर बना हुआ है। ठीक है, कांसा ये है तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, से तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है कौन, कांसा बना हुआ है, तांबा और टीन। ठीक है, अब बात करें पीतल, तो जो पीतल है दोस्तों यही बना हुआ है, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, पीतल किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पीतल जो मिलकर बना हुआ है ये बना हुआ है आपका तांबा और जस्ता से बना हुआ, किससे, तांबा और जस्ता से। तो देखिए तांबा और जस्ता ये जो मिश्र धातु है किसके हैं भाई, तांबा और जस्ता ये आपके पीतल के मिश्र धातु हो गए। कांसा किससे का, तांबा और टीन से क्या बन गया, कांसा बन गया। ठीक है, तांबा और टीन से क्या बन जाएगा, कांसा। सोल्डर लेड और टीन से मिलकर बना हुआ क्या, सोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिए, जो आपका वो होता है फ्यूज होता है, फ्यूज वो भी क्या होता है, लेड और टीन से ही मिलकर बना होता है। देखिए सोल्डर और फ्यूज दोनों ही लेड और टीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन
नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए नवीनकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो वह ऊर्जा जिनको आप जो मतलब ऐसा है जो कभी खत्म ना हो, नष्ट ना हो, जिन्हें आप तुरंत मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, उस और जो ऐसे ऊर्जा जिनको आप अगर एक बार यूज करते हैं फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं गैर नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो आप बताइए आप कि जो कोयला है इसका सिर्फ हम क्या करेंगे, एक बार यूज कर पाएंगे। जो आपका प्राकृतिक गैस है इसको भी हम क्या एक बार यूज कर पाएंगे। जो पेट्रोल है इसको क्या कर पाएंगे, सिर्फ एक बार यूज कर पाएंगे। तो जो आपका एक क्या है, सौर ऊर्जा है दोस्तों, यही क्या है, नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा पवन ऊर्जा भी क्या है, एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा भी एक क्या है, नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं एक नवीनकरणीय, जल ऊर्जा भी क्या है, एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें आप, तो यहाँ पर क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो देखिए अब सिंपल सी बात है भाई, नाभिकीय अगर ऊर्जा को प्राप्त करना है तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनता है, तो नाभिकीय विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली जो क्या होता है दोस्तों, बल होता है, वो कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, अब समझिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब दो नाभिक क्या होते हैं दोस्तों, एक एक नाभिक है ना, जब एक बड़ा सा नाभिक है ना टूट करके, बड़ा सा नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, विभक्त होता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता कैसे है, तो देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। इनका स्वतः क्या होता है, विखंडन होता रहता है। ठीक है, और हम जब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन कराते हैं, जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, नाभिकीय विखंडन में देखिए नाभिकीय विखंडन से आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जब लेकिन जरूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कई चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। जैसे समझिए नाभिकीय विखंडन के लिए सबसे जरूरी क्या है आपका, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम ही ऐसा पदार्थ है दोस्तों, जिस एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका हम उपयोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं। यह ईंधन के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में। हम किसका काम लेते हैं, यूरेनियम का। अब जब यूरेनियम का हम नाभिकीय विखंडन कराते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ईंट के दीवार होते हैं, ईंट या पत्थर के क्या होते हैं, दीवार होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, क्योंकि ईंट और पत्थर के दीवार इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ बाहरी वातावरण जो है उसको कोई क्षति ना पहुंचे, क्योंकि नाभिकीय विखंडन जब होने लगता है दोस्तों, तो वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। तो जिसके कारण वातावरण का जो ऊर्जा हो है ना, आसपास किसी को हानि ना हो, इसके लिए ईंट के कंक्रीट के चारों तरफ दीवार बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो देखिए नाभिकीय विखंडन कराने के लिए सबसे पहले यूरेनियम चाहिए। फिर आपको चाहिए, जो नाभिकीय विखंडन में होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जब न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम से टकराता है तो फिर क्या होता है, उसका विखंडन होता है। और जब उसका विखंडन होता है तो उससे अन्य न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और दो यूरेनियम क्या होता है, टूट जाता है, दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, देखिए नाभिकीय विखंडन के लिए एक न्यूट्रॉन की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब न्यूट्रॉन क्या होता है, टकराता है किससे, यूरेनियम से, तो उसका क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक बार में कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, जब विखंडन की क्रिया होती है तो एक बार में कितने न्यूट्रॉन बाहर होते हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने, 3 न्यूट्रॉन। अब इस तरह से, अब देखिए चूंकि अगर अगली बार फिर 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो इस तरह से नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या होगी, बहुत तेजी से हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छड़ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक छड़ का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है कैडमियम का छड़। ठीक है, कैडमियम का छड़ प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यानी अगर आपसे पूछा, क्वेश्चन ये पूछता है कि न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए किस धातु का छड़ प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कैडमियम का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो ग्रेफाइट का भी हम लोग यूज करते हैं, तो शीतलक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और भारी जल यानी D2O का भी हम लोग शीतलक के रूप में, ग्रेफाइट का हम क्या करते हैं, मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं। और D2O यानी जो भारी जल होता है उसका हम किसके रूप में यूज करते हैं, उसका हम यूज करते हैं आपके क्या बोलते हैं, शीतलक के रूप में। ठीक है, तो इस सारी चीज़ें आपको जरूरी होना चाहिए, याद होना चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो आपसे पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। इसके बाद अगर आप बात करें आप न्यूटन का, तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। क्या होता है, बल का। और बल का एक और मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन एक और मात्रक होता है किसका, बल का। एक डाइन बराबर होता है दोस्तों 10⁵ न्यूटन। कितना होता है, 10⁵ न्यूटन। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। टेस्ला का एक और मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। या एक गॉस बराबर होता है दोस्तों, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो आपको पता है धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या होते हैं, अमीटर का प्रयोग। मीटर आपको पता है एक किसका मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो ये सारे मात्रक है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ मात्रक और हैं दोस्तों, मोह किसका मात्रक होता है, मोह ये विद्युत चालकता का मात्रक होता है। किसका, मोह मात्र। एक होता है मोह है, ये मोह होता है कठोरता का मात्रक। किसका होता है, कठोरता का मात्रक क्या होता है, मोह होता है। ठीक है, विभवांतर किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, गैलन, गैलन और बैरल ये दो मात्रक होते हैं, और दोनों किसके मात्रक है, गैलन और बैरल ये दोनों आयतन के मात्रक हैं। किसके मात्रक है, आयतन के। ठीक है, देखिए गैलन क्या होता है और बैरल, ये जो एक गैलन में क्या होता है दोस्तों, 4.35 लगभग क्या होता है, लीटर होता है। एक गैलन में कितना, 4.35 लीटर। जबकि एक बैरल में कितना होता है, 37.5 क्या होता है, गैलन होता है एक बैरल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आगे चले दोस्तों, अगर देखें यहाँ पर, तो फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं, फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम लोग मापते हैं समुद्र की गहराई। ठीक है, किसको समुद्र की गहराई। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो वाहनों का जो चाल होता है उसको मापते हैं स्पीडोमीटर। यानी जो आपके मोटरसाइकिल में जो आपका स्पीड बताता है उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये और प्रतिरोध किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध जो है मात्रक है आपका, सॉरी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो याद रखिएगा जो इंद्रधनुष है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो आपसे पूछा जाएगा तो ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, क्या होगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष जो होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। एक वाले में आप देखेंगे तो ऊपर सबसे क्या होगा, लाल रंग होगा, और नीचे कौन सा होगा, बैगनी रंग होगा। दूसरे में आप देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, बैगनी, नीचे क्या होगा, लाल। तो जिसमें ऊपर क्या होता है, लाल होता है, उसे बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और जिसमें नीचे लाल होता है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हमेशा क्या होता है, वर्षा के पश्चात बनता है। कब, वर्षा के पश्चात हमेशा क्या बनेगा, इंद्रधनुष। और एक बात और, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के क्या होता है, विपरीत बनता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना होगा इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो हमने बताया था दोस्तों कि जब भी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए अगर बात करें नेत्र की, तो नेत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। और आपसे पूछे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो पीत बिंदु पे बनता है। कहाँ बनता है, पीत बिंदु पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि माननेत्र का व्यास लगभग कितना होता है, तो माननेत्र का जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेमी होता है माननेत्र का व्यास। फिर माननेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो माननेत्र का जो कार्निया होता है वो क्या किया जाता है, दान किया जाता है। फिर माननेत्र का रंग जो है आयरिस पे निर्भर करता है। आयरिस का रंग कैसा होगा, जैसा होगा वैसे ही माननेत्र का रंग होगा। माननेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कार्निया से होकर ही जाता है। किससे जाता है, कार्निया से होकर। और माननेत्र में जो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है वो करता है पुतली या नेत्र तारा। क्या होता है, पुतली या नेत्र तारा होता है। ठीक है, पुतली या नेत्र तारा, ये क्या होता है, माननेत्र का प्रकाश, जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखिए माननेत्र में जो प्रकाश जाता है वह एक सीमित मात्रा में ही जाता है। ठीक है, तो जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो अपना आँख क्या होता है, सिकुड़ जाता है अपने आप, और जब कम प्रकाश में आते हैं तो अपने आप क्या होता है, फैल जाता है। तो ये काम कौन करता है,
काम करता है आयरिस। आयरिस का एक काम है सिकुड़ाना और फैलाना, ठीक है। हालांकि मांसपेशियां भी क्या करती है, इसको थोड़ा सा कम इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने होंगे। मानव नेत्र का जो क्या होता है, एक बिंदु होता है मानव नेत्र में, रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे आप बोलते हैं जहां प्रकाश का कोई भी इफेक्ट नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो याद रखिएगा अंध बिंदु है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मानव नेत्र से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान कहता है, तो कौन सा भाग कार्निया दान कहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो याद रखिएगा टार्च जो होता है, अगर टार्च हम जलाएंगे दोस्तों, तो टार्च से जो प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है वो इसको आप बोल संश्रित प्रकाश पुंज, यानी आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। कौन सा, अपसारी प्रकाश पुंज प्राप्त होता है टार्च से। जबकि लेजर से कौन प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, लेजर लाइट जो होता है उससे होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा, अभिसारी। ये सारी चीज़ आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो देखिए जो प्रकाश होता है यह किरणों के एक समूह के रूप में चलती हैं, तो इन्हीं किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। जब एक किरणें किसी एक बिंदु की ओर आती हैं, ठीक है, एक बिंदु की क्या होती हैं, आती हैं, तो इन्हें बोलते हैं अभिसारी। और जब एक किरणें जब किसी एक बिंदु से निकलती हैं, जैसे एक बिंदु से निकल रही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे अपसारी। देखिए जब एक बिंदु पे आएंगी तो अभिसारी, और जब एक बिंदु से निकलेंगे तो अपसारी। समझ में आ गया। और जब एक दूसरे के समांतर चलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर देखिए अगला, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है, यानी ग्लूकोज द्वारा ही क्या होता है, कोशिका जो है कोशिका क्या करती है, आपका ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करें वसा, तो वसा से क्वेश्चन क्या बनता है, वसा जो होता है, ठीक है, ये तेल वाले पदार्थ में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वसा की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, तो लगभग अगर बात करें तो जितने भी तेल मछली वगैरह में भी क्या होते हैं, वसा पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो देखिए जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है क्या है, टाइलिन जो है एक क्या होता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। जो हम लोग भोजन खाते हैं दोस्तों, तो भोजन को मिलाने का काम कौन करता है, लार करता है। तो लार जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, मतलब लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वो कूटपाद द्वारा होता है। क्या होता है, कूटपाद द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण। अमीबा जो है दोस्तों एक कोश की प्राणी है ना, एक कोश की, एक कोश का मतलब जिसमें एक ही कोशिका होता है, ठीक है, एक ही कोशिका होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, एक कोश की प्राणी बोलते हैं। और मनुष्य बाकी जो गाय भैंस क्या है, बहुकोश की प्राणी है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चल कोशिका का जो खोज होता है दोस्तों वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की थी, ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था, लिवेन हाक ने, लिवेन हाक ने किया था जीवित कोशिका खोज, ठीक है। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिवेन हाक ने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, कौन नियंत्रित करता है, देखिए शरीर का जो तापक्रम है दोस्तों ये नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क में पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो एक है क्या है भाई, प्यूट्यूटरी ग्रंथि। ये होता है ना, प्यूट्यूटरी जो ग्रंथि होता है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। और इसी को आप क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी, यानी मास्टर ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये सब क्या है, एक ही हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे आप, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहेंगे, ठीक है।
तो याद रखिएगा। चलिए, जो तापमान नियंत्रित करता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी का जगह इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य मादा में जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो याद रखिएगा, रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है दोस्तों, वह जनन अंग में क्या होता है? स्राव होता है। क्या? मनुष्य के मादा में, यानी मनुष्य जो मादा है, जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, उसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, उनके जनन अंग से, यानी लिंग से। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजोन क्या होता है, किस निकलता है दोस्तों? तो ये एस्ट्रोजोन किससे संबंधित है? मनुष्य से संबंधित है, यानी आपका पुरुष से संबंधित है। पुरुष में जो वृषण से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? एस्ट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो याद रखेंगे, जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? यकृत होता है। ठीक है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो है थायराइड। कौन है? थायराइड जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे अच्छा, थायराइड से कौन सा अम्ल निकलता है? थायराइड से जो अम्ल निकलता है, थायरॉक्सिन अम्ल निकलता है। कौन? थायरॉक्सिन अम्ल किससे निकलता है? थायरॉक्सिन अम्ल निकलता है थायराइड से। फिर यकृत जो है दोस्तों, यह पित्त रस का स्राव करता है। क्या करता है? पित्त रस का स्राव कौन करता है भाई? यकृत करता है। और पित्त रस कहाँ से जाकर इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में जाकर के पित्त रस क्या होता है? इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, लाल ग्रंथ में आपको बताया ना अभी जो अम्ल निकलते हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थायराइड हो गया। सबसे बड़ी जो है मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ हो गई, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ हो गई। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ जो होती है वो होती है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय जो है, अग्नाशय नाशय, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसमें एक बीटा कोशिका पाया जाता है जो इंसुलिन का क्या करता है? स्राव करता है। यानी बीटा कोशिका ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। और ये क्या करता है? यह इंसुलिन का क्या करता है? स्राव करता है। इंसुलिन को स्राव करता है। ठीक है, और ये इंसुलिन क्या करता है? तो ये इंसुलिन का जो काम है दोस्तों, ये है कि यह शर्करा को नियंत्रित करता है। यानी जो शुगर होता है, यानी शर्करा होता है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है दोस्तों, इससे आपको कोई भी फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों आज के। और ऐसे भी अगर आप पता है, अगर मैथ की बात करें, हमारे जो मैथ वाले वीडियो जो चल रहा है दोस्तों, इस समय मैथ का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्या? वो है चल रहा है आपका कार्य और समय। ठीक है, क्या चल रहा है? कार्य और समय, जिसका मैंने लगभग 2 वीडियो क्या कर दी है? अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अगर कार्य समय में आप एकदम जीरो हैं दोस्तों, तो उम्मीद करिए, आशा रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में ज़रूर आप अपने आपकी में क्या होगा? कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं कार्य और समय को। ठीक है, और अगर आप हमने इसके पीछे परसेंटेज का जो टॉपिक है उसको भी क्या कर दिए हैं? परसेंटेज का पूरा पढ़ा दिए हैं। अनुपात और समानुपात भी पूरा पढ़ा दिए हैं दोस्तों। परसेंटेज में हम एक वीडियो डाले हैं, लगभग 7 घंटे का ये वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आप भी कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जो हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है राकेश यादव सर का जो बुक है SSC, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, 9700 प्लस क्वेश्चन। तो इस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप का भी मैथ क्या है बहुत कमज़ोर है और आप भी चाहते हैं कि इस सारे हम मैथ में अच्छा मार्क्स कर सकें, तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। एक बार फिर से कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है और आपको
कुछ आपके नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बस शेयर कर दीजिए। और कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।